Hello everyone, this is Rupali welcoming you all to our YouTube channel EDU Online, a platform to serve. I hope आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारे वीडियोस एंड द लास्ट वन जो हमने अपलोड किया दैट वाज प्रियम्बल. सो आई होप आपको प्रियम्बल को लेके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे. सो नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस. सो your next topic is fundamental rights. So today we will be dealing with part of fundamental rights. Okay, देखिए फंडामेंटल राइट्स हिंदी में अगर हम कहें तो मौलिक अधिकार. समझना अगर आप चाहें तो देखिए फंडामेंटल मीन्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है. सो फंडामेंटल इम्पोर्टेंट एंड राइट्स हमारे अधिकार. ठीक है, बीइंग ह्यूमन मतलब अब हम ह्यूमन्स हैं. सो क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या हक हमें मिलने ज़रूरी हैं. लाइक इफ़ वी आर ह्यूमन्स तो हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है, हमारे लिए जॉब लेना टू अर्न करना आई मीन ज़रूरी है. सो वी हैव सर्टन राइट्स. ठीक है, देखिए फंडामेंटल राइट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, देन पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं. ठीक है, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 डील करता है फंडामेंटल राइट्स से. आर्टिकल 12 to 35 डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स से. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं एग्जाम में तो यू कैन एक्सपेक्ट आपसे पूछा जा सकता है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स. ओके, सो द आंसर विल बी पार्ट 3. देन जो पार्ट 3 है उससे हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं. सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द टर्म मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. ओके, आपसे पूछ सकते हैं विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, या पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज. ठीक है, सो दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए. देन देखिए 1931 में INC का एक सेशन हुआ कराची में. ठीक है, जिसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. 1931 के कराची सेशन में फंडामेंटल राइट्स का जो रेजोल्यूशन था उसे अडॉप्ट किया गया. सो इस एक लाइन से आप 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, देखिए आपको एयर के बारे में पूछ सकते हैं, कौन सा सेशन था वो पूछ सकते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन था वो पूछ सकते हैं. सो फंडामेंटल राइट का रेजोल्यूशन जिस सेशन में अडॉप्ट किया गया इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो किस सेशन में अडॉप्ट किया गया? कराची सेशन में. देन वी हैव अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. कैटेगराइज किया गया हुआ है इस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को. ठीक है, आर्टिकल 14 to 18 डील करते हैं राइट टू इक्वालिटी से. 19 से 22 राइट टू फ्रीडम. 23 and 24 right against exploitation. Then right to freedom of religion, article 25 से 28. Then cultural and educational rights 29 and 30. right to property 31, जो कि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसके बारे में. एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32. देखिए राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो 1978 से पहले की अगर हम बात करें तो हमारा फंडामेंटल राइट था. ठीक है, बट 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट आता है. ठीक है, अमेंडमेंट मतलब चेंज लाने के लिए जब जब कोई चेंज आती है. सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर उसमें कोई चेंज आती है, कुछ ऐड किया जाता है, कुछ डिलीट किया जाता है तो अमेंडमेंट बोलते हैं उसे. ओके, सो 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया. ठीक है, और अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट तो नहीं रहा बट हमारा लीगल राइट बन गया. सो 44th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया और
अंडर आर्टिकल 300A एंड पार्ट 12 बना दिया गया लीगल राइट, ठीक है। सो 1978 से पहले का अगर आप देखेंगे, इट वाज राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 डील कर रहा था इससे, और आर्टिकल 31 डील कर रहा था। बट नाउ 1978 के बाद पार्ट 12 डील कर रहा है राइट टू प्रॉपर्टी से, और आर्टिकल 300A डील कर रहा है। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स तो हमने देखा आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। सो नाउ राइट टू प्रॉपर्टी हमारा आता है आर्टिकल 300A के अंडर। सो देखिए आर्टिकल 12 देखना है पहले हमें। अच्छा, एट प्रेजेंट हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना ओरिजिनली, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, एट दैट वेरी टाइम वी हैड 7 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। बट राइट नाउ एट प्रेजेंट वी हैव ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। देन आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 12 देखिए जब हम स्टेट कह रहे हैं तो इट मीन्स इंडिया। हम जब यहाँ जो टर्म स्टेट से हम डील कर रहे हैं, इट्स फॉर इंडिया, ठीक है। सो स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट की डेफिनेशन है वो क्या है। देखिए स्टेट इंक्लूड्स क्या क्या आता है स्टेट में। देखिए गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ऑल लोकल अथॉरिटीज़ जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायत्स, और स्टेचुरी या नॉन स्टेचुरी अथॉरिटीज़ जैसे कि ये LIC, ONGC, ठीक है, ये भी। अब देखें ये अगर आप ये वर्ड्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इनकी डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आई विल गिव यू एन ओवरव्यू। देखिए लेजिस्लेटिव ऑर्गन वो ऑर्गन होता है पार्लियामेंट का जो लॉज बनाता है, ठीक है। सी ऐसे समझते हैं, दिस इज पार्लियामेंट, ठीक है। सो पार्लियामेंट की 3 बात हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ओके, सो देखें लेजिस्लेटिव क्या होगा। लेजिस्लेटिव जो पार्ट है पार्लियामेंट का वो क्या है, लॉज बनाने वाला, जो लॉज बनाते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, जो सेंटर में हमारी गवर्नमेंट है वो। देन अब जो लॉज स्टेट से रिलेटेड हैं उसमें स्टेट लेजिस्लेचर की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है। देन एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करते हैं उन लॉज को, ठीक है, और जुडिशरी जो इंटरप्रेट करती है लॉज को, मतलब कोई लॉ बना सही है नहीं है, या अगर कहीं किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई ऐसा लॉ तो नहीं बन रहा है जो नहीं बनना चाहिए, ठीक है, आर्टिकल 13 में हम देखेंगे। सो याद आपको क्या रखना है कि आर्टिकल 12 क्या कहता है स्टेट के बारे में। आर्टिकल 12 कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसे याद रखें, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ओके, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट, जिन स्टेट्स में 2 हाउसेज हैं उनके दोनों हाउसेज, ठीक है, और जिनका लाइक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, जिनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली, सारी लोकल अथॉरिटीज़, और LIC, ONGC ऐसी स्टैचुरी बॉडीज़ भी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो भी लोकल अथॉरिटीज़ इंडियन टेरिटरी के अंदर आती हैं या इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, तो वो सारी स्टेट के अंदर आती हैं, ठीक है। देन व्हाट डज आर्टिकल 13 से, आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 कहता है लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स वुड बी इनवैलिड।
ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट को वायोलेट करे, जो इंडियन सिटीजन के या कुछ राइट्स फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं, सो जो कोई भी ऐसा लॉ जो किसी का फंडामेंटल राइट को ले रहा है, छीन रहा है, या फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, ऐसा लॉ अगर गवर्नमेंट ने बनाया है तो वो लॉ इनवैलिड होगा। ठीक है, वी हैव सर्टेन क्लॉजेज इन आर्टिकल 13। देखते हैं, देखिए क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है कि स्टेट शिल नॉट मेक एनी लॉ विच कैन टेक अवे द फंडामेंटल राइट एंड, ठीक है, स्टेट को ऐसा कोई लॉ बनाना ही नहीं चाहिए जो फंडामेंटल राइट ले ले। ठीक है, पहला क्या बोल रहे हैं कि स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाए ही नहीं। देन एंड लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट कैन बी इनवैलिड, तो स्टेट को ऐसा कोई लॉ नहीं बनाना चाहिए जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, और अगर स्टेट ऐसा कोई लॉ बनाती है तो वो लॉ क्या हो जाएगा, इनवैलिड। ठीक है, सो क्लॉज 2, सेकेंड क्लॉज क्या कहता है, एनी लॉ ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का ऐसा कोई भी लॉ विच वायलेट फंडामेंटल राइट विल बी इनवैलिड, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर बनाए या यूनियन गवर्नमेंट बनाए, कोई भी लॉ अगर ऐसा बनता है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, जो किसी के मौलिक अधिकार ले लेगा या किसी के फंडामेंटल राइट्स उससे छीन लेगा, तो ऐसे लॉज को इनवैलिड माना जाएगा। एक नोट है इसमें, देखें आर्टिकल 368 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो अमेंडमेंट से डील करता है। ठीक है, सो नोट क्या है क्लॉज 2 में कि आर्टिकल 368, देखिए आर्टिकल 368 जो है वो अलो करता है टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 368 के अंडर कोई भी ऐसी चेंज लाई जा सकती है, कोई ऐसा लॉ लाया जा सकता है जो कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड, चेंज, मतलब चेंज ला सकता है उसमें। देखें हमने देखा ना, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था, बस 1978 में उसे फंडामेंटल राइट से निकाल के लीगल राइट बना दिया गया। तो इट मीन्स ये जो अमेंडमेंट हुई ये किसके अंडर हुई, आर्टिकल 360, सारी अमेंडमेंट्स आर्टिकल 368 के अंडर होती हैं। ठीक है, तो जो अगर 1978 में हमारा ये फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया गया, चेंज किया गया, डिलीट करके लीगल राइट बना दिया गया, तो आर्टिकल 368 के अंडर ये परमिशन है पार्लियामेंट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। ठीक है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। इसमें एक्सेप्शन क्या है कि ऐसा क्या है जो पार्लियामेंट को अमेंड नहीं कर सकती है, या जिसका ध्यान रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन दिस वेरी लेक्चर। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में कभी बात कर लेंगे। सो क्लॉज थर्ड क्या कहता है, क्लॉज 3 कहता है लॉ इशू एनी ऑर्डिनेंस। देखिए कोई भी ऐसा लॉ जो ऑर्डिनेंस, मतलब जो प्रेसिडेंट ने मतलब जब अगर हाउस ये मतलब अगर गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है इन केस, तो प्रेसिडेंट कुछ लॉज बनाते हैं। ठीक है, तो वो ऑर्डिनेंस पास करते हैं। सो प्रेसिडेंट ने ऐसा कोई लॉ बनाया है, अगर कोई ऑर्डर बाय लॉ, मतलब पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है, कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई नोटिफिकेशन, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगी, मतलब इट्स, देखिए इन ऑल क्या कह रहे हैं, जनरली क्या कह रहे हैं कि स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाए जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। आर्टिकल 368 इसकी एक्सेप्शन है। ठीक है, क्लॉज 3 में क्या कहते हैं, अगर ऐसा कोई लॉ बनता है, चाहे वो ऑर्डिनेंस के थ्रू बने, ऑर्डर बाय लॉ, मतलब प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके कोई कानून बनता है, कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई नोटिफिकेशन, अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो कानून, द लॉ वुड बी नल एंड वॉइड। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ऐसा कोई भी कानून, ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन, ऐसा कोई भी रेगुलेशन, ऐसा कोई भी रूल जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, उसे नल और वॉइड माना जाएगा, मतलब वैलिड नहीं माना जाएगा।
ठीक है। क्लॉज 4 क्या कहता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। देखें, आर्टिकल 13 में ही उसका एक्सेप्शन डाल दिया गया है। क्लॉज 4 में क्या कह रहे हैं कि जो भी हमने क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 में पढ़ा, इनमें से कुछ भी आर्टिकल 368 के अंडर कोई अमेंडमेंट अगर हो रही है तो इस पे अप्लाई नहीं होता है। मतलब ये जो रूल्स हैं कि आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते, स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है। लेकिन आर्टिकल 368 के अंडर जो चेंजेस लाई जाएंगी वो वैलिड है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। आज का हमारा लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। We will continue with this lecture in our next video. So do like the video. अगर आपको समझ में आ रहा है तो we are very happy कि हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं। If not, do let us know so that अगर कोई कमी है तो हम इम्प्रूव करें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएँ। बिकॉज मोटिव यही रहता है, द गोल इज़ कि आप समझ पाएँ। वी आर इन्वेस्टिंग आवर टाइम, our hard work, because it's not easy. So thank you very much.